कल्पना कीजिए, गाजा के मसीहा अब और नहीं बच सकते। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, आकाश में बम बरस रहे हैं और दुनिया भर के नेता राहत और हौसले की बातें कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत की आवाज क्यों गूंज नहीं रही? क्या मोदी सरकार सच में तथाकथित तटस्थता की राह पर चल निकली है, जहां न पीड़ितों के आंसू रोके जा सके, न आक्रोश की कोई जुबान सुनाई दे? इस नौबत में अचानक से आई भारतीय विदेश नीति की खामोशी ने सबको चौंका दिया है। आइए इस कहानी को समझें, जो एक जबरदस्त राजनीतिक ड्रामा से कम नहीं। भारत के ऐतिहासिक रवैये से अब क्यों दूरी बन रही है? क्या हम भावनाओं से खुद को दूर रख पाएंगे, या फिर हम में पुरानी परंपरा और राष्ट्रीय मूल्यों की आग फिर से भड़क उठेगी? एक ज्वलंत सवाल और एक विश्वासघात के बीच। सेक्शन 2, इजराइल गाजा संघर्ष की वर्तमान स्थिति। 7 अक्टूबर 2023 की सुबह मध्य पूर्व में भूचाल आ गया, जब हमास के लड़ाके सड़क पार कर इजराइल के कई शहरों में घुस आए। उन्होंने बेकसूर नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, सैकड़ों इजरायलियों की जान ली गई और 200-300 लोग बंदी बना लिए गए। इजराइल सरकार ने तुरंत ही घोषणा की कि अब इसे युद्ध ही कहा जाएगा। अगले कुछ हफ्तों में इजरायली सेना ने गाजा पर भीषण बमबारी शुरू कर दी, जिसका कोई हिसाब नहीं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 50,000 से भी ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें 1/3 बच्चे हैं। अस्पतालों के अंदर और बारूदी नुकीले इलाकों में चारों तरफ दहशत और विध्वंस है। कोई दुकान नहीं बची, कोई स्कूल नहीं बचा, हजारों मकान चकनाचूर हो चुके। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट बताती है कि जबरदस्त तबाही से गजावासियों में भूखमरी भी फैल गई है। अधिकांश अस्पताल क्षत विक्षत हो चुके हैं और 1.7 मिलियन आबादी, लगभग पूरा गाजा, बेघर हो चुकी है। बल्कना भाई बहन, बुजुर्ग माँ बाप, जवान नौजवान, हर कोई हैरान त्रस्त है। संयुक्त राष्ट्र के सर्वे में यह सामने आया है कि कई परिवारों को भोजन के लिए घंटों कतार में लगना पड़ता है और कुछ को आग लगने की सूचना भी नहीं मिल रही। इजराइल ने भी अपनी मुश्किलें बताई हैं। इस संघर्ष में अब तक करीब 1200 इजरायली नागरिक मारे गए और 250 बंदी बनाए गए, जिसके बाद इजराइल ने भी गाजा में ठप्पा लगा दिया है। नतीजा यह है कि पूरे विश्व में एक मानवतावाद संकट विकराल रूप ले चुका है। स्थिति ऐसी बन गई है कि रोजाना हवा में नए तेवर बदलते हैं। कभी हवाई संघर्ष रुका, कभी फिर शुरू। जनवरी 2025 में एक बड़ी सुगबुगाहट आई, जब 4 दिन की नरमी के बाद इजराइल ने फिर से सारी घात प्रतिघात चालू कर दी। उन 4 दिनों में कहीं जरा चैन भी नहीं मिला था, पर फिर भी मौतों की रफ्तार उस दौरान कम हो गई। लेकिन मार्च 2025 आते आते गाजा में मरने वालों की संख्या 50,000 के पार पहुंच चुकी थी। दुनिया के मीडिया चैनलों पर हर रोज न्यूज चलती है, गाजा में नरसंहार, मासूमों पर मार। लेकिन प्रश्न घूमता है कि भारत क्या देख रहा है? क्यों हमारी राजनीतिक तटस्थता गाजा की इस नर्क में चुप्पी से झलक रही है? सेक्शन 3, संयुक्त राष्ट्र और SCO में भारत की असामान्य चुप्पी। इतिहास की ही तरह इस सदी की भी सबसे मानवीय त्रासदियों पर संयुक्त राष्ट्र की चिंता जाहिर होती रही है। ऐसी ही एक हालिया घटना जून 2025 में हुई, जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA ने गाजा में तत्काल स्थायी सीजफायर की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पर मतदान किया। इस प्रस्ताव में दावा था कि इजराइल तुरंत गाजा की नाकेबंदी हटाए और युद्ध में भूखमरी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की निंदा की जाए। दुनिया ने एक बार फिर देखा कि इस तरह के प्रस्ताव पर सैकड़ों देश एकजुट हो सकते हैं। वोट की गिनती में 139 देशों ने हाँ कहा, केवल अमेरिका, इजराइल और 10 अन्य ने ना कहा, और 19 देश, जिनमें भारत भी था, ने मताधिकार का प्रयोग संरक्षित रखा। यह चौंकाने वाला था। कल्पना कीजिए, दुनिया के लगभग सभी पश्चिमी मित्रों, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस ने पुकार उठाई, लेकिन भारत ने अपने वोट के साथ खामोशी की राह चुनी। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने नौटंकी भरे अंदाज में बताया कि हमारी भावना यही है कि किसी भी समस्या का हल बातचीत और कूटनीति के बिना नहीं हो सकता। पाकिस्तान या चीन नहीं, बल्कि खुद भारतीय विदेश नीति ने ऐसा पहली बार किया हो, यह कई लोगों के लिए अविश्वसनीय था। कांग्रेस नेता जैसे KC वेणुगोपाल ने लिखा, भारत हमेशा शांति, न्याय और मानव गरिमा के पक्ष में रहा है, लेकिन अब दक्षिण एशिया, ब्रिक्स और SCO में अकेला रह गया है। हाँ, इसके ठीक 6 महीने पहले ही दिसंबर 2024 में भारत ने इसी मुद्दे पर पक्ष में वोट किया था। अब अचानक उलटफेर। विपक्ष ने इसे कायरता, नैतिक पतन तक कह डाला। प्रियंका गांधी ने तीखे शब्दों में आलोचना की कि ये हमारे पूर्वजों की विरासत के साथ धोखा है, और पवन खेड़ा ने इसे मौलिक सवालों पर भारत की चुप्पी बताते हुए
बेशर्मी तक कहा। समान समय पर एक और मंच पर भी भारत ने अलग कदम उठाया। जून 2025 की 14 तारीख को शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देश ईरान पर इजराइल के हमलों की निंदा करने वाले एक बयान पर चर्चा कर रहे थे। बाकी सभी चीन, रूस, ताजिकिस्तान ने इजराइल की कार्रवाई की, जीवित लोगों और ईरान की संपत्तियों पर बर्बर हमला कहा और दृढ़ता से निंदा की। मगर भारत ने इससे भी पल्ला झाड़ लिया, न निंदा में खड़ा हुआ, न बहस में हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने सिर्फ इतना कहा कि हमने दोनों पक्षों से शांति के लिए बातचीत बरकरार रखने का आग्रह किया है। इस तरह भारत न तो समूह के साथ ही ईरान के साथ दिखा, न इजराइल के खिलाफ निंदा में। नतीजा यह कि भारत इस संगठन में भी अकेला पड़ गया, खासकर तब जब SCO में इस मुद्दे पर सब एक सुर में बोल रहे थे। इस दोहरी खामोशी ने राजनैतिक हलकों में भूचाल ला दिया है। कोई पूछता है, क्या हम जबरदस्त नरसंहार पर केवल तभी बोलेंगे जब भारत के दोस्त हों? कहीं और यह कयास लगाया जा रहा है कि ये अमेरिका की आयात नीतियों और रक्षा साझेदारियों के चलते ली गई सोची समझी रणनीति हो सकती है। पर जनता के जहन में सवाल घूमते हैं, जब रोती हुई दुनिया हमें बुला रही है तो हम अपना मुख क्यों मोड़ रहे हैं? क्या देश की प्रतिष्ठा ऊपर से नीचे हो गई है? भारत के वोट की गिनती दिखाती है कि हम दक्षिण एशिया, शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स में अनोखे तरीके से अलग रह गए हैं। सेक्शन 4, भारत इजराइल के संबंधों का इतिहास और नीति में बदलाव। इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष पर भारत की विदेश नीति की कहानी कुछ ऐसा रही है। परंपरागत रूप से भारत ने वहां फिलिस्तीनी पक्ष को ज्यादा समर्थन दिया। जब विश्व ने फिलिस्तीन के विभाजन पर विचार किया, तब भारत ने इसे निचले पाकिस्तानवाद और औपनिवेशिक नियंत्रण की संज्ञा दी और वोट से इसका विरोध किया। 1974 में जब अधिकांश पश्चिमी देश अशांति जता रहे थे, भारत पहला गैर अरब देश बना जिसने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO को मान्यता दी। 1988 में भारत ने फिलिस्तीनी राज्य को भी स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार किया। इस पूरे दौर में भारत की विदेश नीति गैर संरेखण के सिद्धांतों और मानवीय आधारों पर टिकी रही, जब तक इजराइल केवल 1980 के दशक में एक होनहार तकनीकी साझेदार भर था। बदलाव उसी समय आया जब भारत ने अपने राजनैतिक समीकरण बदलने शुरू किए। 1992 में PTRV नरसिम्हा राव की सरकार के तहत भारत ने औपचारिक रूप से इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। तब भी दिल्ली ने इजराइल को मान्यता देते हुए फिलिस्तीनी मुद्दे पर नरम बने रहने का आश्वासन दिया, क्योंकि अरब देशों के साथ बड़े आर्थिक और ऊर्जा संबंध थे। लेकिन 2014 के बाद मोदी सरकार के साथ मिजाज बदला। बीजेपी की दक्षिणपंथी विचारधारा और इजराइल को लेकर अनुकूल रूख के चलते दोनों देशों के बीच भागीदारी में इजाफा होने लगा। तो कौन सा सफर रहा? पहले निजी रूप से तकनीकी सौदों तक सिमटा रहा, फिर खुला सियासी मिलन दौलत में बदल गया। दिल्ली में रोज गूंजने लगे थे इजराइल की तारीफ के सुर। 2017 में नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने इजराइल का दौरा किया। इसके बाद दोनों पक्षों ने रक्षा और खुफिया साझेदारी की सीमाएं बढ़ाईं। मिसाइल, ड्रोन, साइबर सुरक्षा में समझौते हुए। उदाहरण के लिए इजराइल का बराक 8 मिसाइल सिस्टम भारत के साथ सह विकसित किया गया, जिससे भारत की हवाई रक्षा मजबूत हुई। इसी दौर में भारत ने इजराइल से बड़े पैमाने पर रक्षा खरीद की। पिछले 10 साल में भारत ने $2.9 अरब के हथियार इजराइल से खरीदे हैं, जिसमें रडार, निगरानी उपकरण और लड़ाकू ड्रोन शामिल हैं। कश्मीर या मुंबई हमलों जैसी घटनाओं के बाद भी इजराइल ने भारत को तकनीकी सहयोग दिया। 2008 मुंबई हमले के बाद भारत ने इजरायली सैटेलाइट तकनीक और रडार खरीदे और 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने इजरायली स्पाइस 2000 मार्गदर्शन बमों का इस्तेमाल कर पाकिस्तानी आतंकी शिविरों पर जवाबी हवाई हमले किए। यही कारण था कि 2023-24 के भारत पाकिस्तान तनाव में भारत ने इजरायली ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। साधारण भाषा में कहें तो 2014 के बाद से भारत इजराइल रिश्ते तेजी से गहरे हुए। हर साल इजराइल आता जाता रहा, दोनों नेताओं के बीच दोस्ती बनती गई। इसके बदले में इजराइल ने विश्व के मंचों पर भी भारत के कंधे से कंधा मिलाया, चाहे पुलवामा हमले की निंदा हो या पाकिस्तान पर दबाव। राहुल का कहना था कि मोदी खरीदा चला गया है, इसीलिए उसने संयुक्त राष्ट्र में भी चुप्पी साध ली। व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो यकीनन इस दशक में भारत इजराइल कनेक्शन भरपूर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों के अनुसार मोदी सरकार अब व्यक्तिगत रूप से जांच कर रही है कि हर मसले में उसका देश का क्या मतलब निकलता है। इजराइल पैलेस्तीन विवाद पर भारत अब एक फिक्स्ड लाइन नहीं ले रहा, बल्कि हर वोट और बयान को। यही कारण है कि पिछले 3 सालों में लगातार चौथी बार भारत ने गाजा युद्ध से संबंधी UN प्रस्तावों पर मतदान नहीं किया। सेक्शन 5, मोदी युग में रणनीतिक बंधन और रक्षा सौदे। अब जब हमने इतिहास का रुख समझ लिया है तो देखते हैं कि इस नए रिश्ते में असल ताकत कहाँ है। मोदी के सत्ता में आते ही इजराइल भारत रक्षा सहयोग में 4 गुना तेजी आई।
2017 से 2023 के बीच भारत ने इजराइल से भारी मात्रा में सैन्य उपकरण खरीदे, दूरबीन, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी। मिसाल के तौर पर बराक 8 मिसाइल का संयुक्त निर्माण हुआ, जिसे भारत में ही बनाई जा रही है। इसी तरह भारत ने इजरायली हेरन और सर्चर जैसी उच्च तकनीक वाले ड्रोन भी खरीदे, जो सीमाओं पर गश्त के काम आ रहे हैं। रक्षा अनुसंधान संगठनों DRDO के साथ इजरायली कंपनियों ने कई परियोजनाएं शुरू की। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी दोनों देश हाथ मिलाए। 2017 में मोदी की इजराइल यात्रा पर साइबर सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद 2020 में विस्तारित ढांचा और 2022 में विजन स्टेटमेंट ने कंप्यूटर सुरक्षा में साझेदारी को और मजबूत किया। उदाहरण के लिए इजराइल की तकनीक आधारित कंपनियां जैसे साइम्यूलेट, कोरलॉजिक्स ने भारत में काम करना शुरू किया है और हर्बनुमा प्रोजेक्ट के तहत दोनों देशों के मिलकर करोड़ों डॉलर का निवेश हो चुका है। साथ ही I4F इनोवेशन फंड के नाम से एक संयुक्त शोध निधि बनी है, जिसमें भारत और इजराइल को मिलकर नए रक्षा प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। वास्तव में भारत इजराइल साझेदारी सिर्फ उपकरण खींचने तक सीमित नहीं है, यह खुफिया और आतंकवाद रोधी मोर्चे तक भी फैली है। 2021 में इजरायली राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन ने भारत का दौरा किया और उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद की वैश्विक चुनौती बताते हुए कहा कि दोनों देश मिलकर आतंक से लड़ेंगे। फिलहाल भारत की गुप्तचर एजेंसी रॉ और इजराइल की मौसाद के बीच भी सहयोग गहरा है। कश्मीर या अफगानिस्तान में हुई बढ़ती दहशत से निपटने के लिए भारत को इजरायली तकनीक और अनुभव की जरूरत होती है। ये सारे रिश्ते और सौदे एक दूसरे के पूरक हैं। एक तरफ भारत का सेना आधुनिकीकरण तो दूसरी तरफ इजराइल का 4 दशक का सुरक्षा अनभिज्ञ। इस गठजोड़ से मजबूत रक्षा छतरी बनती है, मिसाइल बचाव से लेकर ड्रोन संचलन तक। कोई आश्चर्य नहीं कि विश्व के हथियार बाजार के 10% ग्राहकों में भारत का हिस्सा आता है और उसमें इजराइल का बड़ा योगदान है। पर इसका नतीजा यह भी है कि जब भी भारत को जरूरत महसूस होती है, इजराइल हाजिर होता है। जैसे अप्रैल 2023 में पाकिस्तानी हमले के जवाब में भारत की कार्रवाई को इजराइल ने समर्थन दिया। सेक्शन 6 अरब देशों से रिश्ते और गल्फ में संतुलन। भारत के लिए यह गठजोड़ मुश्किल माने जा रहे संतुलन की दास्तां भी है। एक तरफ इजराइल के साथ गहरी दोस्ती हो रही है तो दूसरी ओर अरब दुनिया से रिश्ता भी बेहद महत्वपूर्ण है। सोचें, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, जिसके आधे सितारे तेल गल्फ, UAE, सऊदी, इराक से आते हैं। हर दिन करोड़ों डॉलर का तेल व्यापार इन देशों से चलता है। इन देशों में नौकरियों पर लखपत भारतीयों की भारी भीड़ रहती है, लगभग 9 मिलियन NRIs। ऐसे में भारत इन अरब देशों को नाराज नहीं कर सकता। इनका साथ न हो तो ईंधन, काम, पैसा सब पर असर पड़ेगा। इसलिए भारत ने यह बंदोबस्त निकाला कि वह फिलिस्तीनी अधिकारों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। यहाँ तक कि 2024 में संयुक्त राष्ट्र में भारत ने फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता का समर्थन किया था। भारतीय राजदूत रुचिरा काम्बोज ने बड़ी सभ्यता से कहा कि हमारी स्थायी नीति के अनुरूप हम फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता के पक्ष में मतदान कर चुके हैं और 2 राष्ट्र समाधान का जोर दिया। अरब देश भी मान रहे हैं कि भारत ने संतुलन का रास्ता अपनाया है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ सैन्य समझौते तो दूसरी तरफ गोल्फ देशों के साथ व्यापार निवेश। मिसाल के तौर पर 2025 में भारत ने सऊदी अरब के साथ रणनीतिक भागीदारी बढ़ाई और रियाद में बड़े निवेश समझौते किए। खाड़ी सहयोग परिषद GCC के कुछ देशों ने सार्वजनिक रूप से भारत की विदेश नीति को लेकर नाराजगी नहीं जताई, पर भारत ने वार्ता के दरवाजे खुले रखे हुए हैं। एक ओर तो भारत ने OIC इस्लामिक सहयोग संगठन में भागीदारी के लिए उत्साह दिखाया, तो दूसरी ओर उसने इजराइल को भी अहम साझेदार माना है। विश्लेषकों का कहना है कि मोदी सरकार ने एक निर्णायक संतुलन की नीति चुनी है। जाहिर है वह चाहता है कि अरब दुनिया का भरोसा बने रहे, लेकिन साथ ही अपने हितों के लिए इजराइल पर भी निर्भर रहे। यह संतुलन आसान नहीं। इजराइल फिलिस्तीन के विरोधियों में सबसे आगे है, जबकि सऊदी UAE पारंपरिक रूप से मुस्लिम देशों के अलायंस OIC में शामिल हैं। इस द्वैत को संभालना ही भारत की नई विदेश नीति की पहेली है। उदाहरण के लिए कुछ विशेषज्ञों ने इंग्लिश में बताया कि भारत को लेकर खाड़ी देशों में भी शंका है। भारत के इजराइल समर्थन से हमें खतरा भी पैदा हो सकता है। फिर भी अमेरिका का दबाव और यूक्रेन जैसी दुनिया में शांति का मुद्दा भी भारत को मोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो भारत फिलिस्तीनी मुद्दे पर अपने बयानबाजी से
यह संदेश देने लगा है कि वह दो राष्ट्र समाधान का पूरक है, जिससे मुस्लिम देशों को खुश करने की कोशिश हो रही है, लेकिन साथ में इजरायली तकनीकी सुरक्षा भी नहीं छोड़ी जा रही। सेक्शन 7, दुनिया में भारत की तटस्थता की धारणा। अब सवाल है, इस सब बदलाव को वैश्विक समुदाय किस नजरिए से देख रहा है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की नई छवि कुछ उलझन और चिंताएं पैदा कर रही है। एक बहुराष्ट्र संगठन में भारत का अकेले खड़ा होना पहले से उसके लिए नई परीक्षा बन गया है। पश्चिमी देशों ने उम्मीद की थी कि भारत मानवाधिकारों के मामले में अपनी साख बनाए रखेगा, लेकिन अभी जो हुआ उससे ये साख संदिग्ध हो गई है। भारत ने 2025 के UNGA में लगभग 150 देशों का साथ नहीं दिया, जबकि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बहिष्कार किया। बाकी प्रमुख मित्र देशों ने समर्थन जताया। इस वजह से भारत की तटस्थता पर सवाल उठने लगे हैं। कश्मीर पर अपनी आवाज बुलंद करने वाला भारत अब गाजा पर कहां खड़ा है? गृहिणियां कहीं कह रही हैं, क्या हम अपनी गृहनगर की लड़ाई छोड़कर इस पर तटस्थ बने रह सकते हैं? विदेश नीति के जानकार कहते हैं कि यह भारत के ग्लोबल साउथ में नेतृत्व को कमजोर कर सकता है। जब दुनिया भर के विकासशील देश इजराइल की कार्रवाई की निंदा कर रहे थे, भारत ने चुप रहने का जो रास्ता अपनाया, उसने इन देशों में भी संदेह पैदा कर दिया। द वायर अखबार में विद्वान सरायु पाणी ने लिखा कि भारत की परंपरागत गैर संरेखित और नैतिक कूटनीति अब कबूतरियां हो चुकी है। वह चेतावनी देते हैं कि इस दृष्टिकोण से भारत अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे हम शक्तियों के फेर में फंस रहे हैं, न कि सिद्धांतों के। दूसरी तरफ खुद इजराइल और पश्चिमी देश भारत के इस कदम से खुश हैं। उन्हें लगता है कि भारत अब तालमेल से काम ले सकता है। मतलब रूस और चीन से ज्यादा अमेरिका और इजराइल पर भरोसा करता है। USIP के डैनियल मार्की लिखते हैं कि मोदी ने इजराइल को समर्थन देकर एक नया मुकाम हासिल किया है, लेकिन जोश में कोई उलझन हो सकती है। मोदी ने ही चेताया है कि भारत को किसी भी कैंप में शामिल होना जरूरी नहीं। हम अपने मूल्य और हित से संतुलन रखते हुए निर्णय लेंगे, यानी अमेरिका या इजराइल की शर्त पर इंडिया अलाइनमेंट नहीं होने वाला। पर हाँ, जो कर रहा है उसे व्यापक रणनीति की तरह देख रहा है। इस बीच चीन और रूस जैसे पुराने दोस्त हैरान हैं। चीन, जो गाजा मुद्दे पर भी पैसिव है, देख रहा है कि भारत ने SCO में अकेला होकर क्या खेल खेला। रूस, जो हमेशा ब्रिक्स में दिल्ली की पीठ थपथपाता आया है, सोच रहा है कि भारत फिर से पश्चिम की ओर ढल गया है। सामान्य भारतीयों की नजर में भारत की राजनीतिक छवि थोड़ी धुंधली हो रही है। एक तरफ आत्मनिर्भरता के घोष, दूसरी तरफ विदेश नीति में अलौकिक बदलाव। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, हमारी विदेश नीति का मोल क्या है? धीरे धीरे यह धारणा बन रही है कि भारत अब कुछ मामलों में स्थायी सत्य की बजाय तात्कालिक हित देखता है। सेक्शन 8, भविष्य की विदेश नीति पर प्रभाव। तो भारत की यह नई भूमिका भविष्य में क्या मायने रखेगी? क्या यह स्थायी है या फिर पलट जाएगी? विश्लेषकों की राय है कि भारत जल्द ही नई परिस्थितियों का सामना करेगा। एक ओर उसे अमेरिकी रक्षा तकनीक और निवेश चाहिए, दूसरी ओर उसे अरब दुनिया में विश्वास नहीं खोना है। शायद यही वजह है कि मोदी सरकार अब भी बार बार दो राष्ट्र समाधान की बात दोहरा रही है, ताकि नफ्तरियों का मोर्चा नरम रहे। द वायर लेख में बताया गया है कि इस करार भारत को शक्ति के आधार पर जगत बनता दिख रहा है, सिद्धांतों पर नहीं, और यह उसके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए भारत को आगे सोच समझ कर चलना होगा। भविष्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है रूस चीन से संतुलन। अमेरिका और इजराइल के साथ पकड़ गहरी होगी तो रूस अयधाप, ईरान, ब्रिक्स जैसे पुराने दोस्त परेशान होंगे। यह वही दुविधा है जो भारत की अब परिभाषा बदल रही है। अब हमें स्थैतिक मध्य मार्ग से हटकर एक नए तरीके से काम करना पड़ेगा। शायद भारत अब अपना रुख न केवल इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में ही नहीं, बल्कि चीन, रूस, OIC, सूक्ष्म आर्थिक रणनीतियों में भी बदल रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि भारत को अपने स्वतंत्र, स्वायत्त चाल को बरकरार रखना होगा और पुरानी राजनीति जैसे नेहरू या वाजपेयी की नीतियां या तत्कालिक दबाव के बीच संतुलन बैठाना होगा। फिर भी इन बदलावों से एक पक्ष जरूर उभर कर आता है। भारत अब सुरक्षा और आर्थिक जरूरतों को सर्वोपरि रखता दिखता है। ऊर्जा, निवेश और आतंकवाद रोधी साझेदारी से उसका फोकस घटता नहीं दिखता, लेकिन ऐतिहासिक भूमिका और स्वतंत्रता याद रखनी भी होगी। द वायर में हिदायत दी गई है कि सिर्फ मकसद की खातिर सदियों पुरानी ईमानदारी भुला देना गलत होगा। यदि विदेश नीति में पूरी तरह से रियल पॉलिटिक्स छा गई तो एक दिन ही शायद इंसाफ और सहानुभूति की कीमत चुकानी पड़े। अब वक्त है भारत के आम नागरिकों का जागने का। हमें सोचना होगा कि हमारे देश की छवि हम किस तरह बनाना चाहते हैं। क्या वो वही रहेगी जिसमें नैतिक बहस और गरिमा शामिल थी, या फिर एक ऐसी जो
केवल नौकरशाही और व्यापार हित पर चलती है। देश के युवाओं को सजग करना होगा कि विदेश नीति भी उनके जीवन से जुड़ी है, चाहे वो पेट्रोल की कीमत हो, घर के बाहर के रिश्ते हों या विश्व मंच पर सम्मान। यह संघर्ष सिर्फ दूर देश का मसला नहीं रहा, इससे अब भारत भी प्रभावित हो रहा है। क्या हमारी नीयत अब भी उसी प्यार और इंसाफ की राह पर है जिसे हम दशकों से मानते आए हैं? सेक्शन 9, निष्कर्ष और भावनात्मक आह्वान। आज हमने देखा कि कैसे एक जबरदस्त युद्ध ने भारत को पुराने सिद्धांतों और नए हितों के चौराहे पर ला खड़ा किया है। इतिहास में भारत गरीब शांतिदूत का रौद्र बनता आया, लेकिन अब वह कठिन फैसलों के दौर से गुजर रहा है। हमें गर्व है कि हम मानवता के मामले में एक सशक्त आवाज थे, लेकिन क्या गर्व के नाम पर अपने नैतिक उत्तरदायित्व भूल जाना सही है? हर एक भारतीय को इस पर सोचने की जरूरत है कि हम किस दुनिया में जीना चाहते हैं। याद रखें, असली ताकत बातचीत और सहानुभूति में है, केवल युद्ध बंदूक में नहीं। हमारी भावनाओं और इबादतों में वो शक्ति है जो अन्य देशों को भी मानवता का संदेश दे सकती है। इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है भारत को इस मुद्दे पर ठहरना चाहिए या हमें फिर से आवाज बुलंद करनी चाहिए? दोस्तों, आइए इस विषय पर अपने परिवार और मित्रों से चर्चा करें। एक लोकतंत्र में हमारी भी आवाज मायने रखती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे मुद्दे हम आपकी समझ के सामने लाएंगे। भविष्य में क्या होगा, यह हमारी सोच और आवाज पर भी निर्भर करेगा। हार मानने से अच्छा है सवाल उठाना, सवाल उठाने से अच्छा है जवाब तलाशना। आइए इस बदलाव की कहानी में हम भी भागीदार बने, ताकि अगली पीढ़ी कह सके कि हमने समय पर आवाज उठाई थी। धन्यवाद।